अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो और मुबशिर ज़ैदी हमें आज ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से। क्योंकि वो इस्लामाबाद में ही हैं तो हम इस्लामाबाद की ही एक ख़बर से शो का आगाज़ करते हैं। और जी हाँ, ये वही ख़बर है जो यकीनन आज हर टॉक शो की जीनत है। मैं ऐसे अंदाज़ा नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर टीवी नहीं देखता, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है और वो जो लाल डब्बे घूमने लग जाते हैं उसे सर चकरा देता है। आप वैसे लेकिन ज़रूर टीवी देखा करें और ख़ास तौर पर हमारा शो, क्योंकि आखिरकार रोजी रोटी का ही सवाल है। ज़ाहिर बूझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बिल पर जो वोटिंग होने वाली है। अच्छा, जब से ये खबर आई है तो सब लोगों में एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हुकूमत तो भरपूर कोशिश कर रही है। हुकूमत ने थोड़ी सी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और पिछले दिनों हुकूमत की जो पार्टी एक कॉन्टैक्ट ग्रुप है वो अपोजिशन पार्टी से भी राब्ते में है कि जी ये जो बिल पेश होने वाला है पार्लियामेंट में, इस पर आप प्लीज़ हुकूमत की सपोर्ट करें और एक्सटेंशन के वोट में आप हाँ का वोट दें। सवाल ये पूछा जा रहा था कि क्या ये बात मानी जाएगी या नहीं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनका नारा अगर आपको याद हो, कोई ज़्यादा देर की पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है, वोट को इज़्ज़त दो, और जो बार बार पता नहीं कोई खलाई मखलूक के बारे में की जिक्र करते रहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ होगा। तो अब हमारी खुशकिस्मती है कि ये बात भी क्लियर हो गई है। सुनिए। देखिए, मेरे जो इल्म में है, मेरी अभी किसी से बात तो नहीं हुई, लेकिन ख़बर के ज़रिए से जो मेरे तक बात पहुंची है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया है कि आर्मी एक्ट की जो तरामीम हैं उनके ऊपर गैर मशरूत जो है वो तआवन किया जाए, और आर्मी को एक अदारे के तौर पे और आर्मी चीफ़ के ऑफिस को जो है वो मुतनाज़ ना बनाया जाए। तो पार्टी का जो फ़ैसला है, मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हूँ और तमाम लोग जो हमारे अहदेदार हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, वो पार्टी के फ़ैसले के साथ खड़े होंगे। सर, कल कौमी असम्बली में ले हो जाएगा, मंजूरी हो जाएगी सर इसकी? जी। वैसे ये था कि हुकूमत को मुसवदा ही लाना बोल रही थी दाल के दौरान। ये इसी वजह से ये एडजर्न हुआ है कि सुबह 10:30 पे। और सर इसमें हुकूमत खुद इसमें रुकावट बन रही है। ये आप लोगों का प्रिविलेज है इस किस्म के कमेंट्स देना। खालिद साहब, इसमें चारों चीफ्स का उसमें एक्सटेंशन का और सारा मामला है। चार राइट सर। होना वही है, अभी भी पहले लिखा हुआ नहीं था, अब लिख दिया जाएगा, इतनी सी बात। तो ये तो हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़। अब बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसकी को चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड की इतनी बात करते हैं कि कभी लगता है कि मेरा ख्याल है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बयान सुन रहा हूँ। उनकी आज 2 ट्वीट्स आई हैं मुबशिर, जिनकी मुझे तो ज़्यादा समझ नहीं आ रही, मेरी वैसे भी अक्ल कम है, आपको पता है। आप इनको मुझे समझा सकते हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं इनमें? बेसिकली कहने की तो कोशिश वही कर रहे हैं जो नून लीग कह रही है कि जनाब जब कानून साजी होगी, जो कि एक सही तरीका है, तो हम हिमायत करेंगे। क्योंकि आज डिफेंस मिनिस्टर गए थे बिलावल हाउस, वहाँ पीपल्स पार्टी से उनके मुज़ाकरात भी हुए, और बाद में ख़बर यही आई है कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग की तरह इस बिल की हिमायत करेगी। बल्कि मेरा नहीं ख्याल कि इस बिल की मुखालफत कोई पार्टी करेगी। मुझे 50-50 का एक बड़ा मशहूर स्किट है ज़रार, वो याद आ रहा है, आपको भी शायद याद होगा, जिसमें एक फ़कीर जो है वो कहता है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे वो नीचे ये तख्ती पढ़ ले, और वो तख्ती के नीचे जो है एक बंदूक रखी होती है। तो मेरे ख्याल में ये काम तो बगैर बंदूक के ही हो गया है, क्योंकि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, माशाल्लाह उन्होंने क्या यू टर्न लिया है कि जिस पीटीआई को यू टर्न के ताने देते थे, आज वही उससे बड़ा यू टर्न उन्होंने लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया है कि जो बिल्कुल ही उनके जो नैरेटिव है उसके खिलाफ है। आपको पता है सेनेट इलेक्शंस में क्या हुआ था, ठीक है? उसके बाद आपको ये धड़ाधड़ जो जमानतें होती नज़र आई हैं, हर तरफ से मियाँ साहब के बाहर जाने का, नवाज साहब के, उसके अलावा शहबाज शरीफ के बाहर जाने का, फिर राना साहब के बाहर आने का, और मिफ्ता इस्माइल की ज़मानत का। तो ये सारे इंडिकेशंस तो थे
कि रिलीफ मिल रही है, और इमरान खान का जो नारा था कि वो NRO नहीं देंगे, वो मेरे ख्याल में वो भी धुंधला गया। मगर इन पार्टीज़ ने अब ज़ाहिर है जिस तरह से इन्होंने इस लेजिस्लेशन की हिमायत में फ़ैसला कर ही लिया है, तो बात यह है कि अब क्या कोई इस बारे में कह सकता है जब सभी एक पेज पर आ गए हैं। बिल्कुल, मतलब पेज छोटा हो गया है और बंदे ज्यादा हो गए हैं उसके ऊपर। पेज पे इतनी जगह नहीं है जितने बंदे एक पेज पर आए हुए हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, हम सिर्फ सरहद पार जाएंगे। जहां पर, और आप ये सुनकर हैरान हो, मैं मोदी हुकूमत की थोड़ी सी तारीफ करना चाह रहा हूं, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो 100% कामयाब हुई है। कौन सी स्ट्रेटजी? 150 दिन हो गए हैं, कश्मीर लॉकडाउन में है, लोगों को गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ रहा है, तशद्दुद का सामना पड़ रहा है, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। और मोदी हुकूमत की इसमें क्या स्ट्रैटेजी थी? मोदी हुकूमत की स्ट्रैटेजी बहुत वाज़ेह थी कि कुछ ना करो, आप वहाँ पे नफरी भारी भेजते रहो और आखिरकार कश्मीर से फोकस हट ही जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन मसला ये है कि अब कश्मीर से लेके पूरे भारत पे फोकस आ गया है, और ये इसका क्रेडिट भी बिल्कुल 100% मोदी साहब को ही जाता है। पिछले हफ्तों से पूरे भारत में मुजाहरे हो रहे हैं सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के खिलाफ। पहले तो सिर्फ मुसलमान निकले थे, फिर धीरे धीरे बाकी लोग, मतलब हिंदू भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं, जितने भी वहाँ पर और जिनके मतलब ज़्यादा कोई दीनी रुझान नहीं है वो भी आए हैं। और इतनी शिद्दत से ये प्रोटेस्ट हो रही हैं कि अब जो मेन स्ट्रीम सियासी पार्टियां हैं भारत की, वो भी मजबूर हो गए हैं कि या तो हाँ करो या तो ना करो। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाकी जितनी भी रियासतें हैं भारत में जहां पर बीजेपी की हुकूमत नहीं है, वहां पर सारे मुजाहरे पुरअमन हुए हैं। लेकिन जहां पर बीजेपी की हुकूमतें हैं वहां पर ना सिर्फ तोड़ फोड़ हुई है, बल्कि तशद्दुद और बल्कि प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग भी हुई है। मैं बात कर रहा हूं अब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की, जहां पर अब तक तकरीबन 20 लोग कत्ल किए गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जान बहक हुए हैं, क्योंकि ये कत्ल किए गए हैं पुलिस की फायरिंग में। पुलिस का जाहिर है कि ये कहना है कि जी हमने तो एक गोली ही नहीं चलाई। हालांकि भारतीय मीडिया पर, जिसको गोदी मीडिया और मोदी मीडिया भी कहा जाता है, वहाँ पर बाकायदा फुटेज है कि पुलिस अफसरान स्ट्रेट फायर कर रहे हैं मुजाहिरों पर। अभी तक पुलिस ने सिर्फ एक ही हलाकत की तस्दीक की है, और वो उनका नाम है सुलेमान, 20 साल के नंदे थे, जिनको बिजनौर सिटी में पेट में गोली मारी गई है। ये सिलसिला शुरू हुआ, ये तशद्दुद और बदले का सिलसिला शुरू हुआ 20 दिसंबर को, जब उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ योगी ने कहा कि हम इन मुजाहिरीन पर बदला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी की फुटेज में ये सब आ चुके हैं, लेकिन शायद उनको ये इस बात का इल्म नहीं था कि अब तक जितनी भी सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें मुजाहिरीन कुछ नहीं कर रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मुजाहिरीन पर ना सिर्फ हमले कर रही है, बल्कि लोगों के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ भी कर रही है और लोगों से पैसे भी चोरी कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ पुलिस तक ये बात नहीं रही, क्योंकि बहुत फुटेज में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो प्लेन क्लोथ्स में हैं वो भी पुलिस के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। सलमान सईद साहब हैं, मुजफ्फरनगर के एक सियासतदान हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनका ताल्लुक है। उनका कहना, वो वहाँ पे गए, उसी इलाके में रहते हैं, तो वो गए खालापर के इलाके में और वहाँ पर लोगों से बात की, और उनका क्या कहना था कि पुलिस यहाँ पर हमारे घरों में घुसी, सब कुछ तोड़ दिया, तकरीबन 3.5 लाख रुपए एक घर से लिए और दूसरे घर से 200 ग्राम सोने चोरी किया है, जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था। और भी फुटेज है कि गेट बंद है और पुलिस वाले गेट की जाली के थ्रू डंडों के साथ अंदर जो पार्क्ड गाड़ियां हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यहां पर भी कश्मीर मॉडल अप्लाई किया जा रहा है कि बच्चों को उठाया जा रहा है। बिजनौर टाउन में 13 साल के बच्चों को भी उठाया गया और 48 घंटों के लिए पुलिस की हिरासत में रखा गया।
पुलिस ने बच्चों को कहा कि हम आप तुम्हें इसलिए मार रहे हैं ताकि इसके बाद तुम कभी किसी मुजाहरे में शामिल ना करें। किस तरह का टॉर्चर था कि बार बार मारा गया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको सोने की इजाज़त नहीं दी, और जो पुलिस बाकी मुजाहिरीन पर तशद्दुद कर रही थी उनको ज़बरदस्ती दिखाया गया। अभी तक तो सिर्फ 7-8 बच्चों की खबर आई है, लेकिन इलाके के वालों का कहना है कि शायद 20 से लेके 30 बच्चों को भी अभी तक हिरासत में लिया गया है। अच्छा, सोने पे सुहागा कि इस सारी तोड़फोड़ के बाद, जिसमें 100% सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ही मुलव्विज़ है, उसके बाद रामपुर में लोगों के घरों पर नोटिस लगाया गया कि भाई आपके लोगों की वजह से ये सारा नुकसान हुआ है और आपसे हम पैसे बरामद करेंगे। एक जिन खातून के घर पे लगा था वो हैं वो सिलाई का काम करती हैं, और वो कहती हैं कि जी मुझे तो अभी तक मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं वकील के पैसे कहाँ से करूँगी, और ये जो पैसे मेरे से मांग रहे हैं ये मैं कहाँ से लाऊंगी। चले और भी अभी बातें हैं, लेकिन एक वक्फा लेते हैं और फिर इसी गुफ्तगू को जारी रखें। वेलकम बैक जी। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, और जो सबसे जो खौफनाक वाक़या वहाँ पे पेश आया है वो है जो मौलाना असद रज़ा हुसैनी, जिनकी उम्र 70 साल है, उनके यतीम खाने पर जो पुलिस ने वहाँ पर हमला किया। एक तो मौलाना साहब को इतना मारा कि उनसे चला नहीं जा रहा, लेकिन इससे भी बुरा कि मौलाना साहब के जो 100 जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो तकरीबन सब यतीम हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनको 2 दिनों तक, उनको 1 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस हद तक कि उनके पीछे से खून निकल रहा था। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको कहते हैं रेक्टल ब्लीडिंग। जो लोग मारे गए हैं इस सारे तशद्दुद में, आप ये भी देखें जुल्म की इंतहा कि उनके घर वालों को ये भी इजाज़त नहीं दी जा रही कि उनके जनाजे पर कोई आ सके, बल्कि उनको ये भी कहा गया है पुलिस की जानिब से कि आप अपने शहर में अपने लोगों को दफना नहीं सकते। रात के अंधेरे में पुलिस की गार्ड के अंदर वो अपने जो लोग जाँ बहक हुए हैं, जो लोग कत्ल किए गए हैं, उनको दफनाया जा रहा है। लेकिन मोदी का क्या कहना, उनसे अगर कोई भी सवाल पूछे कि सर आपके मुल्क में क्या हो रहा है, उनका एक ही जवाब होता है, सुनिए। अगर आपको आंदोलन करना ही है तो पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कारनामों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इतना तो पाकिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचे होंगे जितना भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, और इस बात पर उनका थोड़ा सा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, क्योंकि जितनी दफ़ा बीजेपी और ये संघी और इनके जो भक्त हैं उन्होंने कहा है गो टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, के बिल आखिर दुनिया भी ये इनकी आवाज़ सुनने लगी है। और आपको पता होगा कि CNN की जो कॉन्डे नास्ट ट्रैवल मैगजीन है, उन्होंने एक आर्टिकल छापा है कि सन 2020 में पाकिस्तान नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। सो थैंक यू मोदी जी। अच्छा, सिर्फ हमारी टूरिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारी शायरी को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ऐसे कि कानपुर, और दोबारा ये भी उत्तर प्रदेश में है, पता नहीं क्या मसला है वहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक कमिटी बना दी है कि फैज़ अहमद फैज़, ज़रूर आपने नाम सुना होगा, उनकी नज़म हम देखेंगे हिंदुओं के ख़िलाफ़ है या नहीं। ये मसला शुरू हुआ कि जब वहाँ पर एक मुज़ाहरा हो रहा था और तालिब इल्मों ने एज अ प्रोटेस्ट फैज़ की बहुत मशहूर ज़माना नज़म पढ़ी, तो एक फैकल्टी मेंबर अभय करंदेकर ने कहा कि ये तो हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। अगर आप हम देखेंगे, आपको ज़ाहिर है इसके बारे में पता होगा, आप सोचते होंगे कि इसमें कौन सी बात है जो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ है, तो हमने ढूंढ निकाली है, सुनिए जी। और इसके बाद सलीमा हाशमी साहिबा जो फैज़ साहब की बेटी हैं,
उनका भी एक बयान आया, उनका कि यार इस पर आपको अफसोस नहीं करना चाहिए, आपको हंसना चाहिए, क्योंकि इनका एतराज़ किस बात पर है कि जब अर्ज़ खुदा के काबे से बुत उठवाए जाएंगे तो जाहिर है कि उनका यही ख्याल है कि ये किसी तरह हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। तो सलीमा साहिबा का कहना है कि एक तरह से आपको खुश होना चाहिए कि कम से कम अब वो उर्दू शायरी पढ़ने लग जाएंगे। ये कॉमेडी शो चलता रहेगा क्योंकि आरती तिक्कू सिंह हैं, एक भारतीय आई थिंक जर्नलिस्ट हैं और यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी उन्होंने बड़ी जोश व खरोश से भारत की सपोर्ट की थी और कहा था कि आप लोग हमेशा भारत के बारे में बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात क्यों नहीं करते। उनकी एक ट्वीट आई है इस सारे सिलसिले के बाद, ये आज की बात है शायद, कि फैज़ अहमद फैज़ तो एक बड़ा ओवररेटेड किस्म का रेवोल्यूशनरी था, उसकी वो शायरी कौन सुने। मसला ये है कि अक्टूबर 2018 में यही आरती तिक्कू सिंह फैज़ साहब की ही शायरी को ट्वीट कर रही थी, लेकिन जाहिर है याद माजी अजाब है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी NGOs की भी काफ़ी सपोर्ट आ रही है भारत से। टाइम्स नाउ और काफ़ी और मीडिया चैनल्स पर एक इल्ज़ाम लगाया गया है, चेन्नई पुलिस ने यह इल्ज़ाम लगाया है, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया और चेन्नई पुलिस के मुताबिक वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। और पाकिस्तान के लिए काम कैसे कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक वक्त पे पाकिस्तानी NGO जो डिजिटल राइट्स और फ्रीडम्स पर काम करता है, बाइट्स फॉर ऑल के साथ काम किया था और कहीं उनकी प्रोफाइल में ये बात उनको नज़र आ गई। मेरी बात हुई आज शहजाद अहमद साहब से जो बाइट्स फॉर ऑल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो सुनिए इसके बारे में उनका क्या कहना था। बहुत शुक्रिया हजरात साहब। बाइट्स फॉर ऑल एक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। हम पूरे रीजन में मुख्तलिफ पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, रिसर्च के लिए कोलैबोरेट करते हैं। तो इसी हवाले से ये खातून जो हैं वो हमारे साथ रिसर्च की कोलैबोरेटर रही हैं और ये बिल्कुल जैसे अमूमी तौर पर मुख्तलिफ पब्लिकेशंस छापी जाती हैं उसी तरीके से ये पब्लिकेशन भी छपी जो कि हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। इससे ज़्यादा तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें बड़ी हैरानगी है कि इस सारे मामले को वहाँ पर मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज किस तरीके से उसको ट्विस्ट कर रहे हैं और खामखा के लिए पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुतान बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट जो इरप्ट हो चुके हैं उनको उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी इदारों पर या पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालना तो बिल्कुल ही समझ से बालातर है। हमें खासा अफसोस हुआ ये सब देख के कि वहाँ के जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने कुछ अपनी रिसर्च कर ली होती, कुछ हमसे बात कर ली होती तो शायद उन्हें भी ये सब की या एम्बैरेसमेंट ना उठाना पड़ती। लेकिन दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर द मीडिया द वे दे आर वर्किंग ऑन इट। जी, तो सुन लिया आपने और वक्त इस सेगमेंट का ख़त्म हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 2020 के लिए मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है, मोदी सरकार आप बिल्कुल ऐसे ही चलते रहें, बड़ा मज़ा आ रहा है कसम से। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि शायद मीडिया पर हम अपना पूरा वक्त सियासत और सियासतदानों के बारे में ही बात करते हुए गुजार देते हैं। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, बिलावल भुट्टो ने क्या जवाब दिया, शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं कहा, अगर कुछ कहा तो क्यों कहा और कुछ नहीं कहा तो क्यों कहा। और जब हम मुख्तलिफ मौजू पे बात ही करते हैं तो यूजुअली वो ख़बर नेगेटिव ही होती है, कत्ल, तशद्दुद, महंगाई, लोड शेडिंग, सर्दी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसी मुल्क के शहरी ऐसे भी हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जिनके बारे में सुनकर उम्मीद की किरण तो नहीं, उम्मीद की किरण से भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आने लग जाता है। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज ज़रा हटके पर ऐसे ही दो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं मुर्तज़ा हुसैन और
एमन, सही बोला है मैंने, सैयदा एमन ज़हरा, ये उनका मैं इनको पिछले 5 मिनट से एमन ही पुकार रहा था, तो बड़ी अच्छी बात है कि आई गॉट योर नेम राइट। आपका इदारा है होप्स, और होप्स जहाँ मेरे सामने जो लिखा हुआ है हेल्प ऑफ पेशेंट्स इन एग्जिजेंसी बाय स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये हेल्प ऑफ पेशेंट इन एग्जिजेंसी बाय स्टूडेंट्स बेसिकली एक टर्म है जो पे ये है कि पिछले 25 साल पहले एक आइडिया था कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी पोस्टिंग के दौरान वहाँ पे स्टडीज़ के लिए जाते हैं, और वहाँ पे काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल अपनी मेडिसिन और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते थे। तो 25 साल पहले ही हमने इदारा शुरू किया, और स्टार्टिंग में ये था कि ऐसे तमाम पेशेंट्स जो कि एमरजेंसी में आते हैं और एमरजेंसी में मेडिसिन और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ अफोर्ड ना करने की वजह से उनका ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उनके लिए ये इदारा स्टार्ट किया था। और पिछले 25 सालों से अगर देखें तो आज हम लोग जो है अपनी नॉन प्रॉफिट नो लॉस फार्मेसीज, ड्रग बैंक और डायग्नोस्टिक लैब रन कर रहे हैं, जहाँ पे ऐसे तमाम पेशेंट्स को 24 घंटे की फैसिलिटी दी जाती है कि उनकी तमाम मेडिसिन और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनको डिस्काउंटेड रेट से मिल जाए और वो ज़कात और डोनेशंस वाली फैसिलिटी को नहीं लेना चाहते तो उनके लिए फार्मेसी की फैसिलिटी हम लोग देते हैं। डिमांड कितनी है? ठीक है, देखिए डिमांड ये होती है कि अब्बासी में जो भी पेशेंट्स आते हैं तो अगर आप एक एंटीबायोटिक ले लें तो एक एंटीबायोटिक की कॉस्ट ही जो है वो 2000 रुपये है। बिल्कुल। और अगर आप पेशेंट को देखें तो उसकी एंटीबायोटिक्स भी चल रही होती हैं, साथ में जो है कुछ और मेडिसिन भी जो है वो चल रही होती है, तो ये मिला के पूरा एक पैकेज बनता है 5 से 6 हज़ार का डेली मेडिसिन का। तो हमारे पास जो डिमांड आती है वो कोई एक आप ये नहीं कह सकते कोई एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है या कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। डिमांड से मैं सॉरी ये भी मैं बात थी कि कितने लोगों का फायदा होता है, आई मीन अगर हम डेली बेसिस या मंथली बेसिस पर करें तो अंदाजन। देखिए डेली बेसिस पे ये कि हमारे पास 60 से 70 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात है हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस फार्मेसीज और ड्रग बैंक लेबॉर्ट्री की, तो वहाँ पे 24 आवर्स समझे कि कोई उसमें लिमिट नहीं है, काम चलता रहता है और हम पेशेंट्स को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। बहुत खूब, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, इन दोनों से एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं होप्स के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुर्तज़ा और एमन, हमारे साथ मौजूद हैं और ये बता रहे थे कि कैसे ये मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट दवा प्रोवाइड करते हैं अपनी जेब खर्च से बचा के, और जो डोनेशंस इनको मिलते हैं, जाहिर है जो लोग इनसे पहले ये काम कर रहे थे वो भी डोनेट करते हैं। तो एमन और मुर्तज़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सेहत का शोबा है वो बहुत ज़्यादा जुबोहाली का शिकार इस वजह से है कि लोगों में भी उतनी अवेयरनेस नहीं होती बीमारी की। अगर किसी को छींक भी आती है तो वो अस्पताल की तरफ दौड़ता है। तो आप लोग क्या गाइड भी करते हैं लोगों को कि आपकी बीमारी शायद इतनी संगीन नहीं होगी, थोड़ा सा अगर आप केयर कर लें, तो उस हवाले से भी कुछ होता है आप लोगों के? देखें सर, जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में हमारी 24 आवर जो वर्किंग डिस्पेंसरीज हैं और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, तो उसमें हम किसी को गाइड नहीं कर पाते इस वजह से क्योंकि पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी डायग्नोज हुआ हुआ आता है। व्हाट वी डू इज़ हम उनको मेडिसिन अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं, हम उनको टेस्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसी एक बेसिक वजह से हमने एक्सपो को इनिशिएट किया था, क्योंकि लोगों को डायग्नोज करके तो हम हेल्प, जो डायग्नोज हुए पेशेंट्स थे उनको हम हेल्प कर पा रहे थे, बट बिफोर दैट, मतलब जो प्रिवेंशन का पूरा एक पीरियड होता है, हम उसको फोकस करना चाह रहे थे कि जो आम पब्लिक है उसको पता चल सके कि एक अगर कोई बीमारी है उसको किस लेवल पे जाके प्रिवेंट किया जा सकता है, या अगर कोई सिम्टम्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मौलिक बीमारी हो सकता है कि वो कोई माइनर सा कोई डिफेक्ट हो जो आपको हो रहा हो, लेकिन आप उसको बहुत बड़ा कुछ समझ रहे हो। तो इसी वजह से हमने 5 साल पहले एक्सपो का इनिशिएटिव लिया था और इसका बेसिक मकसद ही यही था कि हम लोगों तक प्रिवेंशन और नॉलेज और अवेयरनेस भी पहुंचा सकें बीमारियों के साथ। तो अमन, अब ये जो एक्सपो हो रहा तो है, अब ये ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
5 जनवरी यानी इतवार के रोज जी बिल्कुल होगा कराची एक्सपो सेंटर में, सुबह को शुरू होगा और रात 9 बजे तक। तो अगर कोई वहाँ पे जाए तो वहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करें हम, मतलब क्या मकसद है? सबसे पहले तो एंटर होते ही आपकी एंट्री फ्री है, देयर इज कोई किसी किस्म के कोई पैसे नहीं है, सही है, एंट्री भी फ्री है। हमने सर 20+ हमारे पास मेडिकल एंड डेंटल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे और स्पेशलिटीज़ हैं 20+ मेडिकल, जिसके हमने स्टॉल्स पुटअप किए हैं और हर स्टॉल पे हमने कोशिश करी है कि हम कंसल्टेंट को, सीनियर डॉक्टर्स को बिठा सकें। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ में कार्डियोलॉजी है, दिल के मसलों से अगर आप डॉक्टर से मिलना चाह रहे हैं आप उस सिलसिले में आ सकते हैं। आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, सांस का मसला हो रहा है, आपको लग रहा है आपकी किडनी सही तरह काम नहीं कर रही है, नेफ्रोलॉजी का स्टॉल है। बच्चे हैं, आज का मौसम ऐसा चल रहा है कि बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल, तो फ्लू, वायरल फीवर जो चले में उस सिलसिले में आप पीडियाट्रिक डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। इसके अलावा सर ऑन द डे हम फ्री चेकअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट्स वहाँ बैठे होंगे। अगर आप वहाँ पर आकर किसी डॉक्टर से मिलना चाह रहे हैं और अगर आप कोई सिम्टम नहीं है लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि आपको एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपकी हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी में कुछ गलत नहीं चल रहा है, तो फ्री चेकअप्स हैं हर स्टॉल पे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो आपने बकायदा अस्पताल खोल दिया है वहाँ पे, इसका बिल्कुल आप समझे कि एक तरह से मिनी पैकेज है कि यहाँ पे आपके पास हर स्पेशलिटी से रिलेटेड जो है वो कंसल्टेंट मौजूद है, वो आपको गाइड भी करेगा, वो आपको प्रिवेंशन भी बताएगा, आपको अवेयरनेस भी देगा, ताकि एक डिजीज है अगर वो हो सकती है तो उसके चांसेस को हम जितना कम कर सकते हैं उसको कर सकें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद ये है कि हम लोग वहाँ पे स्क्रीनिंग्स भी कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास सारी बेसिक प्रोफाइल है और सारी बेसिक प्रोफाइल आपकी स्क्रीन करेंगे और ऑन द डे आपको रिपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और बेसिकली होता ही है कि स्क्रीनिंग में आपको काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं, आप अनअवेयर होते हैं बहुत सारे डिजीज से, बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज से जो आपके बॉडी के अंदर कंटिन्यूस चल रही होती है, और जब आपको पता लगता है कभी कभी तो फिर आप टू लेट, कभी कभी इट्स टू लेट, बिल्कुल। तो एक बेसिक मकसद इसका ये भी है ताकि हम चीज़ को पहले ही पकड़ लें, अलबत्ता के बजाय वो एक बड़ी डिजीज में कन्वर्ट हो जाए। बेशक। तो मैं बस एक आखिरी दफा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे पता है, तो ना सिर्फ आपकी एंट्री फ्री है, तो अगर वहाँ पे कोई जाए डायग्नोसिस भी उनका, मतलब डायग्नोसिस नहीं लेकिन कम से कम स्क्रीनिंग, टेस्टिंग वगैरह ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री ऑफ सर। इसके अलावा हमारे पास अवेयरनेस सेशंस भी हैं, हमने सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं, CPR फर्स्ट एड सेमिनार्स जो होते हैं, जैसे बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आप रोड साइड पे देखते हैं लोग गिरे हुए होते हैं, लेकिन हम कॉमन मैन को नहीं पता होता है कि उसको किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी डॉक्टर ही सिर्फ मदद करे इंसान की, आप इंडिविजुअल बेसिस पे मदद की जा सकती है। तो वो बहुत सिंपल टेक्निक्स होती हैं जो अगर लोगों को सिखा दी जाएं तो वो बहुत सारे लोगों की लाइफ सेव हो सकती है उससे। मतलब तो, कि वो जो जी बिल्कुल चेस्ट कंप्रेशंस, जी सर, हेमलिक मैन्यूवर्स, इस सारी चीजें भी आप फर्स्ट एड जो होती है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कोलैबोरेट किया है, उसको ऑन द बोर्ड हमने उनको लिया है ताकि हम लोगों तक बेहतरीन तरीके से पहुंचा सकें इस चीज़ को। अच्छा, एक मेरा सवाल है, आपने क्योंकि CPR की बात की तो इसके बारे में बहुत गलत फहमियाँ होती हैं। अब हमने हमेशा देखा होगा ना कि कहीं ना कहीं आप रोड पे जा रहे होते हो, कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ वो होता है तो एक हजूम वहाँ पे हमेशा होता है ना, आखिर लोग तमाशबीन, आधे तो तमाशबीन ही होते हैं। हमेशा ये क्या करते हैं कि पहले वहां से बंदे को उठा के साइड पे ले जाते हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एक्सीडेंट विक्टिम को वहां पर मूव नहीं करना चाहिए? सर मूव हम एक सेफ जगह पे करना जरूरी है, मतलब फर्स्ट स्टेप इज टू मूव द पेशेंट और हुएवर द पर्सन इज टू अ सेफर प्लेस, जहाँ पे आप खुद भी सेफ हो, जहाँ पे जिस पे आप परफॉर्म करने वाले हैं वो भी सेफ हो, और फिर इसके बाद आप यू कॉल फॉर हेल्प, और फिर उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं, जितनी देर में हेल्प आ रही होती है फिर आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो यही हमें बेसिक स्टेप्स, जब तक अगर हमारा एम ही यही है कि हम लोगों को ये बता सकें कि ये चीज़ें कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, आप आसानी से सीखा जा सकता है और आसानी से परफॉर्म भी किया जा सकता है। बहुत खूब। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपके साथ एक हम डेमोन्स्ट्रेशन भी रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है कि सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा मैं ये भी इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ ब्लड डोनेशंस के हवाले से जो बहुत सी ऐसी गलत फहमियाँ होती हैं लोगों के बारे में, क्योंकि ऑर्गन डोनेशंस की जहाँ तक बात आती है, ब्लड डोनेशंस की, तो हमारे यहाँ एक तासुर ये होता है कि ब्लड देने से शायद बहुत कमज़ोरी हो जाती है, नहीं देना चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है और हर मुल्क में दिया जा रहा होता है। उसके अलावा ऑर्गन डोनेशंस के हवाले से भी होती है, तो ये अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जी बिल्कुल। इस पे हमारा ब्लड बैंक भी वहाँ पे सेटअप मौजूद होगा, और इसी हवाले से मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर करूँ कि देखिए, ब्लड अगर आप दे देते हैं तो आपका ब्लड जो है वैसे ही उसकी लाइफ जो रेड ब्लड सेल की है वो 120 डेज होती है,
तो वैसे ही वो ब्लड अगर आप दे देंगे तो किसी के काम आ जाएगा। तो ये समझे कि एक कन्फ्यूजन है, इंशाल्लाह ये भी वहाँ दूर करेंगे लोगों की, ताकि हमारे पास जो लोग हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस मामले में। बहुत खूब। तो शो का टाइम ख़त्म होने चला है। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत है किसी भी किस्म की डायग्नोसिस की, स्क्रीनिंग की, मालूमात की, तो आप ज़रूर इसी एतवार 5 जनवरी को कराची एक्सपो सेंटर, अभी तक तो कराची तक ही महदूद है जी, आप कुछ कहना चाहिए? एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम बहुत अच्छे खाते पीते अगर हम अपने आप को कंसिडर करें तो होता है कि हम बेसिक नेसेसिटीज़ हम अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके हाउस हेल्प, आपके घर में काम करने वाले लोग, आपके कैप्टन्स, आपके शोफर्स, घर पे जो जिस तरह के भी जो लोग जो मुस्तहिक अफराद हैं जो आप समझते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते इन बेसिक नेसेसिटीज़ को, तो उन तक इस एक्सपो का पैगाम पहुंचाइए ताकि वो जल्द से जल्द आकर इसमें पार्टिसिपेट। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ का भी इजाफा करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ये भी आप ज़रूर जहन में रखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी मदद करना, इस इदारे की मदद करना और इस तरह के जो इदारे की मदद करना है वो भी मेरा ख्याल है कि हम सब पर फ़र्ज़ है। आज के लिए इतना ही जी। आई होप यू एंजॉयड द शो। खुदा अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।